बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक स्कॉर्पियन के चैप्टर में से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो था वो कर चुके हैं हम लोग, और आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र। ठीक है, बिच्छू के अंदर द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ स्कॉर्पियन कंसिस्ट 4 पेयर ऑफ बुक लंग्स और पल्मोनरी सैक। ठीक है, बिच्छू के अंदर श्वसन के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको बुक लंग्स कहते हैं। ठीक है, और ये इसमें 4 जोड़ी होते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं? जो इसका मीजोसोम होता है। ठीक है, 3 पार्ट इसके थे ना, प्रोसोमा, मीजोसोम, मेटासोम। ठीक है, तो इसका जो मध्य काय है उसमें इसके तीसरे से लेके छठे खंड तक, ठीक है, एक जोड़ी हर एक खंड के हिसाब से पाए जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, ऐसे कितने हो गए? 4 पेयर बुक लंग्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो बुक लंग्स होते हैं उसके अंदर, बुक लंग्स के अंदर ये जो बुक लंग्स में क्यूटिकल की बनी हुई एक थैले के समान संरचना होती है जिसको पल्मोनरी सैक कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो बुक लंग्स होता है वो 2 भागों से बना हुआ होता है। पहला होता है एट्रियल चैम्बर जिसको परिकोष्ठी प्रकोष्ठ बोलते हैं, और दूसरा होता है पल्मोनरी चैम्बर। ठीक है, फुफ्फुस प्रकोष्ठ। तो ये 2 भागों से बनकर एक बुक लंग्स बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले एट्रियल चैम्बर। ठीक है, एट्रियल चैम्बर जो होता है ये बुक लंग्स का आगे का, ठीक है, या अधर भाग होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? वायु भरी हुई होती है। आप लोग पहले इसको डायग्राम को देखो। ये देखिए, सबसे पहले नंबर ए का ये जो है बुक लंग्स का, संपूर्ण बुक लंग्स का डायग्राम है। ये संपूर्ण बुक लंग्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले लैमेली आप लोग देख रहे हो, लैमेली, ये इतनी सारी लैमेलीज इसके अंदर बनी हुई हैं, और ये जो है इसका एट्रियल चैम्बर, एट्रियल चैम्बर इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये नीचे स्टर्नम से जुड़े स्टर्नम दिखाई दे रही है, और ये सिर्फ इसकी उदग्र काट करके बुक लंग्स की ये इसमें दिखाई हुई है। अब ये देखो, इसके अंदर सबसे पहले एक सिंगल का ये जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन की, उसको दिखाते हुए ये बुक लंग्स की काट है। सबसे पहले ये एट्रियल चैम्बर इसमें सबसे नीचे दिखाया हुआ है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि बुक लंग्स जो है उसका अग्र या अधर भाग, ये देखिए आप लोग, अग्र आगे का, ये अधर नीचे का भाग है। ये क्या है? एट्रियल चैम्बर। ठीक है, एट्रियल चैम्बर। ठीक है, इसके अंदर वायु भरी हुई होती है, और ये भाग जो होता है एक तिरछी दरार के रूप में, आप ये देख रहे हो, दरार के रूप में बाहर निकल रहा है। यहाँ से एयर बाहर निकलती है और एंट्री लेती है। ठीक है, तो जाना और बाहर निकलना दोनों एरो के निशान से आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, खुलती है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ये शो हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, जहाँ से ये एयर एंट्री करती है बाहर और बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसमें एक जो इसमें इसी स्टिग्मा के द्वारा ये बाहर की वायु के संपर्क में रहता है, और ये जो एट्रियल चैम्बर होता है उसकी जो छत होती है उस पर पंक्ति में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको ओस्टिया कहा जाता है। और ये जो ओस्टिया होते हैं इसकी जो ये पटलिकाएं होती हैं, ये लैमेलीज, ये जो लैमेली है, लैमेली लंबी लंबी ये इस तरह से ये बनी हुई हैं लैमेलीज। ये इसके पास में ये लैमेली बनी हुई हैं। ठीक है, इनका ये जो अवकाश है, ये जो देख रहे हो आप, ये यहाँ पर
ये अवकाश है, उसके अंदर आकर ये ओस्टिया खुलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पल्मोनरी चैम्बर। ठीक है, तो पल्मोनरी चैम्बर ये जो बताया सेकंड है पल्मोनरी चैम्बर। ये दिखा रखा है पल्मोनरी चैम्बर, जगह नहीं रखता चौड़ा। ये बुक लंग्स का नीचे का ये बड़ा हिस्सा है, एट्रियल चैम्बर की तुलना में ये बड़ा होता है और इसमें लगभग 150 लैमेलीज होती हैं। ये जो लंबी लंबी मैंने अभी आपको बताई थी 150 लैमेलीज होती हैं और ये पटलिकाएं होती हैं, एक दूसरे के कैसे हैं समांतर, एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होती हैं। और ये जो लैमेलीज होती हैं दो पतली क्यूटिकल की परतों की बनी हुई एक खोखली संरचना होती है। तो ये दोनों तरफ की ये जो परत दिखाई दे रही है पतली है और क्यूटिकल की बनी हुई होती हैं और खोखली संरचना है। और इनके पटलिकाओं के बीच का ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस, इन पटलिकाओं के बीच का ये जो स्पेस है हर एक पटलिका के बीच में, ठीक है, ये है वायु अवकाश। ठीक है, वायु अवकाश इनके बीच में पाया जाता है। और ये जो वायु अवकाश होते हैं ओस्टिया के द्वारा, अभी ओस्टिया के द्वारा एट्रियल चैम्बर में खुलते हैं। अभी मैंने जब एट्रियल चैम्बर बताया तब मैंने बताया था ना कि इसकी जो एट्रियल चैम्बर की जो छत होती है उस पर पंक्ति में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको ओस्टिया कहते हैं। तो ये इस ओस्टिया के द्वारा ये एट्रियल चैम्बर में खुल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि इस पर बुक लंग्स में ब्लड की सप्लाई किस तरह होती है। तो इसमें होता है शरीर के जो विभिन्न भागों से इकट्ठा किया हुआ अशुद्ध या जो अनॉक्सीकृत रुधिर होता है वो इसके वेंट्रल साइनस में इकट्ठा कर लिया जाता है और वहाँ पर इसमें जो डाइवर्टिकुलम होते हैं उनके द्वारा ये बुक लंग्स में भेज दिया जाता है। और फिर ये रक्त बुक लंग्स की ये जो पटलिकाएँ होती हैं, लैमेलीज होती हैं, उनकी गुहाओं में भर जाता है। इसी पर आ जाइए। ठीक है, इसकी जो पतली गुहा है उसके अंदर भर जाता है और फिर यहाँ पर ये ऑक्सीकृत होता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, और ऑक्सीकृत जो रुधिर होता है वो वापस इस पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, तब फिर ये वापस पूरे आगे चला जाता है। ठीक है, अब है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, इसकी श्वसन की क्रियाविधि क्या है। तो क्या होता है, सबसे पहले ये जो बुक लंग्स होते हैं इसके उसमें वायु जो अंदर प्रवेश कर रही है और जा रही है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है। इसमें जो द इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन ऑफ एयर इन द बुक लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ डोर्सोवेंट्रल और एट्रियल मसल्स। मतलब वायु का बाहर निकलना और भीतर जाना इसकी जो पृष्ठधर पेशियां हैं, ठीक है, और जो एट्रियल चैम्बर की जो मसल्स हैं उनके प्रसार और संकुचन जो इनमें होता है उनके कारण हवा अंदर बाहर आती जाती है। ठीक है, सामान्य अवस्था में क्या होता है, ये जो वायु अवकाश हैं, ये जो इसके वायु अवकाश दिखाए गए हैं, सामान्य अवस्था में क्या होता है, इनके अंदर हवा भरी हुई होती है। ठीक है, और जब इसकी पेशियां संकुचित होती हैं, ठीक है, संकुचित होती हैं, तो इन अवकाशों में जो भरी हुई एयर होती है वो इसके संकुचित होने से कहाँ आएगी, पहले आएगी एट्रियल चैम्बर में। जैसे ही संकुचित होंगी तो सारी कहेंगी पेशियों के संकुचन से ये सारी की सारी एट्रियल चैम्बर में यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, और एट्रियल चैम्बर के द्वारा फिर ये बाहर स्टिग्मा के द्वारा होती हुई बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, और फिर जब ये पेशियाँ वापस प्रसारित होती हैं, ये इस तरह
चौड़ा, ये जब पेशेंट प्रसारित होंगी तब फिर क्या होता है, बाहर की जो हवा होती है वो इस स्टिग्मा के द्वारा अंदर वापस प्रवेश करती है और ये जो वायु अवकाश है वापस आकर फिर इसमें अंदर, इसके अंदर वायु अवकाश के अंदर भर जाती है बाहर से आई हुई वायु। ठीक है, अब ये जो इसका पल्मोनरी चैम्बर है, इसके अंदर ये पल्मोनरी चैम्बर, यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी चैम्बर के अंदर अनऑक्सीकृत, ठीक है, रुधिर आया हुआ रहता है और ये जो पतली क्यूटिकल की परत होती है इसके द्वारा ये हवा और ये अनऑक्सीकृत ब्लड जो है वो एक दूसरे से पृथक है। लेकिन जब यहाँ पे शुद्ध हवा आई तो इस परत के द्वारा इसमें गैसों का आदान प्रदान होगा डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, तो गैसों के आदान प्रदान से रक्त जो होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, और वायु से ऑक्सीजन तो ले लेते हैं और रक्त के साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो वापस हवा में छोड़ दी जाती है और ये क्रियाविधि किसके, विसरण विधि के द्वारा होती है। तो इस तरह से, और फिर जब ऑक्सीकृत रुधिर हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, सारा का ऑक्सीकृत होने के बाद फिर वापस ये जो ब्लड है यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड वापस भेज दिया जाता है, शुद्ध होने के बाद वापस पल्मोनरी वेन्स के द्वारा भेज दिया जाएगा और फिर ये पेरिकार्डियल चैम्बर में हार्ट में आगे फिर सप्लाई के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो ये है रेस्पिरेशन की पूरी मैकेनिज्म। ठीक है, श्वसन की क्रियाविधि। अब साथ में आप लोगों की ये इंग्लिश के नोट्स मैंने ये साथ में भेज दिए, जो एक्सप्लेन किया है एज इट इज वो इसमें है। डायग्राम आप लोग देख लेना, जो आप लोगों को सूटेबल लगे, जो इजी लगे वो आप लोग बना लेना। ठीक है, इसी के साथ ये आपका कंप्लीट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम।